Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to discuss the modern rules of debit and credit. तो रूल्स को समझने से पहले let us understand the meaning of these two words, debit and credit. So what does debit mean? What does credit mean? The word debit is coming from the Latin word debitum. लैटिन में डेबिटम का मीनिंग क्या है? लैटिन में डेबिटम का मीनिंग इज व्हाट इज ड्यू. व्हाट इज ड्यू. व्हाट इज ड्यू का मीनिंग, से सपोज ₹100 इज ड्यू टू मिस्टर राम. का मतलब क्या है कि मिस्टर राम को 100 रुपया मिलेगा. इफ ₹100 इज ड्यू टू मिस्टर राम, इसका मतलब मिस्टर राम को 100 रुपया मिलेगा. सिंपल मीनिंग है. व्हाट इज ड्यू. The word credit is coming from the Latin word. कौन सा Latin word? वाह. Debit, debitum, credit, creditum, tum tomatum, tum. So the word credit is coming from the Latin word creder. Creder, C-R-E-D-E-R-E, creder. Latin में creder का meaning is trust, faith, विश्वास, भरोसा. तभी तो जब हम उधार में सेल करते हैं, उधार में सेल करने का मतलब कस्टमर्स को हमने गुड्स डिलीवर कर दिया है, बट कस्टमर से अभी भी पैसा मिलना बाकी है. तुरंत उसी टाइम पैसा नहीं मिला, से 30 डेज बाद पैसा मिलेगा. जितने दिनों का हमने उधार दिया है, क्रेडिट दिया है, उतने दिन बाद कस्टमर से वो पैसा मिलेगा. तो इधर में कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर हो चुका है, बट उस टाइम उनसे रुपया नहीं मिला. तो ये जो हमने उधार में सेल किया है, ये क्या है? भरोसे पर किया है. सो दैट इज व्हाई क्रेडिट सेल्स, बिकॉज क्रेडिट इज कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडर. क्रेडर मीन्स ट्रस्ट, फेथ. तो जब आपने कस्टमर को उधार में सेल किया तो कस्टमर पर विश्वास, ट्रस्ट किया. क्लियर. इनफैक्ट जब हम उधार में गुड्स परचेज करते हैं, किससे? सप्लायर से, क्रेडिटर से, सप्लायर से. तो उधार में परचेज करना मतलब सप्लायर से हमने गुड्स ले लिया है, बट उनको अभी पेमेंट नहीं किया, पेमेंट कुछ दिन बाद करेंगे. तो ये सप्लायर का विश्वास है हम पर, जिसने हमें गुड्स दे दिया है और पेमेंट अभी नहीं दिया, पेमेंट कुछ दिन बाद करना है. तो ये विश्वास है. दैट इज व्हाई क्रेडिट परचेजेस. ठीक है, समझ में आया? तो उधार में सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट सेल्स, उधार में परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिट परचेजेस, बिकॉज क्रेडिट इज कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडर, which means trust and faith. ठीक है. सो डेबिट का मीनिंग
डेबिट इज कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेबिटम. लैटिन में डेबिटम मीन्स व्हाट इज ड्यू. सो अगर 100 रुपये मिस्टर राम को ड्यू है, इसका मतलब मिस्टर राम को 100 रुपये हमसे मिलेगा. क्रेडिट इज कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडर. क्रेडर मीन्स ट्रस्ट, फेथ, विश्वास. तो जैसे हम उधार में सेल करते हैं तो उसको हम क्रेडिट सेल्स बोलते हैं, राइट. हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का दो पहलू होता है. सर दो पहलू ही क्यों होता है? इट इज वेरी ऑब्वियस. कैसे? जैसे आपका स्टेशनरी का दुकान है और मैं आपका ग्राहक, कस्टमर हूं. आप कौन है? बिजनेस एंटिटी. क्या चीज का काम है? स्टेशनरी का दुकान है. तो आप बेसिकली पेन, कॉपियां बेचते हैं. तो सपोज आपने पेन बेचा. पेन बेचो. पेन बेचा. तो ये पेन आपने बेचा, सेल किया, और बदले में आपको कस्टमर से क्या मिलेगा? 10 रुपए. तो देखो हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू है. ये ट्रांजैक्शन का दो पहलू क्या है? एक पेन का सेल होना एंड 10 रुपए का मिलना. ऑब्वियस सा बात है ना. हर एक ट्रांजैक्शन का बाय डिफॉल्ट हमेशा दो पहलू होगा और दो ही पहलू हो. बिजनेस ट्रांजैक्शन, आपने पेन बेचा 10 रुपए में. तो इस ट्रांजैक्शन का दो पहलू क्या है? 10 रुपए का पेन का सेल होना एंड 10 रुपया कैश में मिलना. ठीक है ना? बिकॉज बिजनेस में क्या होता है? लेन देन होता है. लेन देन, दो पहलू. समझ में आया? तो जब भी बिजनेस के किसी भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे हिसाब रखने के लिए, तो हर एक ट्रांजैक्शन का ये दोनों पहलू हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा. बिकॉज हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं. तो जब भी हम बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इन दोनों पहलू को हमें रिकॉर्ड करना है. और इन दो पहलू का नाम क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट. इसका मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, तो रिकॉर्ड करते टाइम एक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड उसी के साथ दूसरे अकाउंट को हम सेम अमाउंट से क्रेडिट करेंगे. तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो उस ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करेंगे. यानी रिकॉर्ड करते टाइम कोई एक अकाउंट डेबिट होगा, तो उसी टाइम कोई दूसरा अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विथ सेम अमाउंट. बिकॉज ट्रांजैक्शन के दो पहलू को हम क्या बोलते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट. क्लियर? तो इसीलिए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स पता होना जरूरी है. रूल्स होने से क्या होता है? क्लैरिटी मिलती है कि हमें इस ट्रांजैक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करना है. तो ये सारे बिजनेस एंटिटीज फॉलो करते हैं. तो देयर इज क्लैरिटी, यूनिफॉर्मिटी टू हाउ टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. क्लियर है? ठीक है. तो लिखेंगे एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसी के नीचे every business transaction has a two aspects.
every business transaction. Every business transaction has two aspects. Which means every business transaction affects. Which means every business transaction affects two accounts. Affects two accounts in two opposite directions. Affects two accounts in two opposite directions. Number two. In two opposite directions. Dash. One is debit and the other is credit. Full stop. To record a transaction, full stop. To record a transaction in the books of accounts, to record a transaction in the books of accounts, comma, one account is debited and at the same time another account is credited with the same amount. Full stop. So we say that, full stop. So we say that for every debit, so we say that for every debit, there is an equal. For every debit, there is an equal and corresponding credit. For every debit, there is an equal and corresponding credit. इसका मतलब सीधा सरल भाषा में हिसाब रखते टाइम, किसी भी ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते टाइम, जब भी कोई एक अकाउंट डेबिट होगा तो उसी टाइम कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होगा विद इक्वल अमाउंट. तो क्या सेट हुआ? अगर इसको अपने ये पूरे डिस्कशन को अगर अपने अकाउंट्स रिलेटेड पूरे डिस्कशन को अगर अपने मैथ्स के एंगल से समझे, मैथ्स के एंगल से समझे तो इक्वेशन एकदम सिंपल है. अकाउंट्स में हमेशा टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट. करेक्ट. टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट. ये अकाउंट्स का एकदम बेस है, फाउंडेशन है. जैसे बिल्डिंग का बेस होता है ना, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंसी. क्लियर? तो अब ये जरूरी है कि हम डेबिट एंड क्रेडिट करने के रूल्स को समझें. यानी क्या समझना है? रूल्स को समझने से हम क्या कर पाएंगे? रूल्स को समझने से हम क्या कर पाएंगे? रूल्स को समझने के बाद हम ये समझ पाएंगे
कि जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो कौन से अकाउंट को डेबिट करना है एंड कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। रूल्स को समझने के बाद हम क्या कर पाएंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम कौन से अकाउंट को डेबिट करना है एंड कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये रूल्स के अकॉर्डिंग हमें करना है, तब रूल्स को डिस्कस करना है। अब रूल्स मैं आपको यूं ही नहीं बता रहा हूं, रूल्स को हम समझेंगे यूजिंग द वर्ड मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट का जो मीनिंग है व्हाट इज ड्यू, क्रेडिट का जो मीनिंग है ट्रस्ट फेथ, इनसे हम रूल्स को समझेंगे। ठीक है, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट पैराग्राफ, so it is important to understand, next paragraph, so it is important to understand the rules of debit and credit, comma, which means with the help of these rules which means with the help of these rules we shall be able to identify we shall be able to identify which account is to be debited and which account is to be credited, which account is to be debited and which account is to be credited to record a business transaction. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखो रूल्स के दो, देयर आर टू सेट्स ऑफ रूल्स, सेट्स, सेट वन सेट टू। सेट वन मॉडर्न रूल्स जो आज बहुत फॉलो होता है, यानी मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड दूसरा सेट इज द गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। गोल्डन रूल्स, ओल्ड इज गोल्ड, यानी ये जो गोल्डन रूल्स है ये काफी मतलब बहुत पुराना है, ट्रेडिशनल अप्रोच भी इसको बोलते हैं, जो सदियों से चला आ रहा है, जो सदियों से फॉलो हुआ रहा है। सो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड एक है मेरा मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज के जमाने में क्या रेलेवेंट है, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम मॉडर्न रूल्स को पहले डिस्कस करेंगे, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को समझने से पहले, यानी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस टू क्लासेस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया था, जिसमें करीबन 50 आइटम्स थे और उन 50 आइटम्स को हमने क्लासिफाई किया था इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। तो मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंट्स के 5 क्लासिफिकेशंस, मतलब जिन भी आइटम्स का हम हिसाब रखते हैं उनको हम इन 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या है, बोलो क्या है वो? एसेट्स, अभी लिखना नहीं है, एसेट्स,
लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम में रेवेन्यू वगैरह सब आ गया, सेम मीनिंग है। एक्सपेंस के अंदर में लॉसेस वगैरह भी आ गया है। इनकम में रेवेन्यू गेन सब इंक्लूडेड है, एक्सपेंसेस में लॉसेस भी इंक्लूडेड है। ओके, इंप्लाइड है। तो हमें अब ये समझना है, हमें अब ये समझना है कि एसेट, अगर कोई अकाउंट एसेट है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, तो एसेट वाले अकाउंट को डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। अगर कोई अकाउंट कोई लाइबिलिटी है, जैसे बैंक लोन एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी वाले अकाउंट को डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। इनकम, अगर कोई अकाउंट इनकम है, जैसे सेल, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारे इनकम है। तो इनकम वाले अकाउंट को डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। एक्सपेंसेस, जैसे कोई एक्सपेंसेस, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, परचेजेस, तो एक्सपेंसेस वाले अकाउंट को डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, ये रूल अपने अभी डिस्कस करेंगे। एंड रूल में केवल बताने वाला नहीं हूं, हम लोग डेबिट और क्रेडिट के वर्ड मीनिंग से रूल को समझेंगे। तो हमारा अप्रोच काफी डिफरेंट है औरों से, ठीक है। तो अब रूल्स को अप्लाई कैसे करना है, आप लोग हेडिंग देकर इसको कॉपी अभी कर सकते हैं। हेडिंग क्या होगा मेरा, मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लिखो, लिखो। हर एक क्लासिफिकेशन में दो एरोज ड्रॉ करना है, एक इंक्रीज का, एक डिक्रीज का। यानी एसेट अगर इंक्रीज होगा तो क्या करोगे, एसेट का अकाउंट अगर इंक्रीज होगा तो क्या करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ये रूल को समझना है। डिक्रीज होगा तो क्या करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ये रूल को समझना है। समझना मतलब क्यों करना है, ये भी डिस्कस को करेंगे। तो ये दोनों एरोज इंक्रीज डिक्रीज का हम हर एक क्लासिफिकेशन के लिए बनाएंगे। ठीक है, रेडी। अब समझते हैं, एसेट का एग्जांपल दो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी परचेज क्यों करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया जाता है उसमें प्रोडक्शन करने के लिए।
तो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने से क्या होता है, बिजनेस एंटिटी उसमें प्रोडक्शन कर पाए, यानी परचेज करने से ये प्रोडक्शन को पाने का बेनिफिट मिलेगा। सो दिस बेनिफिट बिकम्स ड्यू जब हम प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने का मतलब क्या, प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस में इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज, एंड परचेज करने से बिजनेस एंटिटी को प्रोडक्शन करने का बेनिफिट मिलेगा, यानी दिस बेनिफिट बिकम्स ड्यू। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, परचेज करने से ये इंक्रीज होगा, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने से प्रोडक्शन का बेनिफिट बिकम्स ड्यू। तो देखो क्या करोगे आप, ड्यू मीन्स डेबिट, डेबिट मीन्स लैटिन वर्ड डेबिटम, डेबिटम मीन्स व्हाट इज ड्यू। सो प्लांट एंड मशीनरी जब इंक्रीज होगा तो क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी जब इंक्रीज होगा तो क्या करना है, डेबिट, ठीक है, जब बोली पहले झुकी, अच्छा क्रेडिट। सो इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, इंक्रीज डेबिट है तो डिक्रीज क्रेडिट है, इंप्लाइड है। हर एक ट्रांजैक्शन का दो पहलू है, डेबिट क्रेडिट दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। सो एसेट इंक्रीज डेबिट हो रहा है तो डिक्रीज बाय डिफॉल्ट क्रेडिट ही होगा। ओके, लाइबिलिटीज, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, लाइबिलिटीज हम लोग कैसे समझ रहे हैं, क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल को उठा रहे हैं एंड उसका प्रैक्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे लाइबिलिटीज का एक एग्जाम्पल क्या, बैंक लोन, यानी बैंक से आपने उधार में पैसे लिए हैं, तो बैंक ने अगर आपको उधार दिया है तो बैंक ने आप पर क्या किया, ट्रस्ट किया, ट्रस्ट, फेथ। उधार जब हम लेते हैं, बैंक लोन लिया, सो लोन इज अ लाइबिलिटी, ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, लोन लेने से लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ। एंड लोन मिला कैसे, बैंक से, बैंक ने हम पर क्या किया, ट्रस्ट। सो लाइबिलिटी इज इंक्रीज, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडर, ट्रस्ट, फेथ। बोलो डिफरेंस समझ में आ रहा है, स्कूल में जो पढ़ाया मजा आया ना काउंट्स करके, ठीक है, ओके, वो तो हो गई, ठीक है। सो लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट तो डिक्रीज डेबिट। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम ने स्कूल में ये बोला है कि एसेट्स का जो रूल है उसका ऑपोजिट लाइबिलिटीज का रूल है, वेरी नेचुरल, जो हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही है। कैपिटल में आज, कैपिटल का मीनिंग क्या है, ये वो पैसा है जो ओनर ने बिजनेस में लगाया है। तब खुद बिजनेसमैन वुमेन बन के सोचो, खुद बिजनेस वुमेन बन के सोचो, आप कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं, अपना रुपया लगाते हैं, अपना जमा पूंजी लगाते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे क्या इमोशन होता है आपका, ट्रस्ट, कि बिजनेस करके हम करोड़ों में कमाएंगे, तो ये विश्वास, करोड़ों छोड़ो प्रॉफिट कमाएंगे। तो कोई भी ओनर अपने बिजनेस में रुपया लगाता है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, इसी विश्वास पर लगाता है कि ये बिजनेस करके वो प्रॉफिट कमाएगा, जिससे वो अपने घर के खर्चे को निकालेगा। सो ओनर जब बिजनेस में अपना जमा पूंजी कैपिटल लगाता है, तो बिजनेस में कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज,
इंक्रीज। तो कैपिटल इंक्रीज मतलब क्या करोगे आप, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। इंक्रीज क्रेडिट टू डिक्रीज डेबिट, ऑपोजिट। अभी एक और चीज हमने देखा कि लाइबिलिटीज के लिए जो रूल है, सेम रूल कैपिटल के लिए भी है, क्योंकि कैपिटल भी एक तरीके का लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए। इट्स एन इंटरनल लाइबिलिटी, बिकॉज हिसाब रखते टाइम बिजनेस अलग है, बिजनेस का ओनर अलग है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं। हिसाब रखते टाइम बिजनेस केवल बिजनेस के ही चीजों का हिसाब रखता है, ओनर के पर्सनल खर्चों का हिसाब नहीं रखता। तो हिसाब हिसाब के टाइम, अकाउंटिंग के टाइम बिजनेस एंटिटी सेपरेट है, ओनर सेपरेट है। तो अगर ऐसी बात है, इसका मतलब ओनर ने जब बिजनेस में अपना कैपिटल लगाया तो बिजनेस ने उसको उधार समझ के लिया, और बिजनेस ये उधार चुकाएगा कब? जब बिजनेस बंद हो। तो जब बिजनेस बंद होगा तो ओनर अपना कैपिटल बिजनेस में से निकाल ले। क्लियर? क्लियर। तो इसलिए कैपिटल का रूल मैच सेम है विथ दैट ऑफ लाइबिलिटीज। ओके, क्लियर है? ओके, इनकम, इसका एकदम लाइव एग्जांपल लेते हैं। आप क्लासेस करने के लिए मुझे क्या देती हैं? फीस देती है। ये फीस मेरे लिए क्या है? इनकम है। तो जब आप मेरे पास क्लासेस करने के लिए आई, क्या आप मेरे को पहले से जानती थी? आपने, आपको किसी ने रेकमेंड किया, बट आपने इससे पहले मेरे से क्लासेस लिया नहीं, बिकॉज अकाउंट्स तो क्लास 11 से स्टार्ट होता है। तो जब आप मेरे पास आई तो आपने मेरे पर क्या किया? ट्रस्ट किया, विश्वास किया कि सर मेरे को अकाउंट्स अच्छे से पढ़ाएंगे, सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, टेस्ट पेपर सॉल्व करवाएंगे, जिससे मैं अकाउंट्स में कम से कम 99 आउट ऑफ 100 ला। तो ये विश्वास आपका कि सर के पास आए हैं तो 99 से नीचे का सवाल ही नहीं पैदा हो। तो ये ट्रस्ट है। ठीक है? तो ये ट्रस्ट के कारण आपने क्लासेस को ज्वाइन किया और आपने फीस मेरे को दिया, तो ये फीस मेरे लिए इनकम है। तो हर इनकम के पीछे बिजनेस एंटिटी के कस्टमर का विश्वास होता है। हम लोग कहीं पर भी खरीदारी करने जाते हैं तो दुकानदार पर विश्वास करते कि हमें अच्छा प्रोडक्ट देगा, और जब हम खरीदते हैं वो उसके लिए सेल होता है, दुकानदार के लिए सेल यानी इनकम। तो हर एक इनकम के पीछे कस्टमर का विश्वास, ट्रस्ट होता है। तो जब भी कोई इनकम हुआ है, इसका मतलब कस्टमर का ट्रस्ट है। तो इनकम हुआ यानी इंक्रीज ट्रस्ट के कारण, तो क्रेडिट, क्रेडर, ट्रस्ट, फेथ। यस और नो? सो इनकम इंक्रीज तो क्या करोगे? क्रेडिट। डिक्रीज, डिक्रीज होगा तो ऑपोजिट, डेबिट। ठीक है, चलो अब एक्सपेंसेस का डिस्कस करते। क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है? एक्सपेंसेस, खर्चे का एग्जांपल, जैसे सैलरी, सैलरी सैलरी तनख्वाह जो हम अपने कारीगर लोगों को देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो हमारे लिए काम करके दे। बिजनेस किसी एक का जन पूरा पूरा संभाल करना, पूरा काम करना किसी एक जन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो अपने वर्कर्स को हायर करते हैं और उनको हम तनख्वाह पे करते हैं। तो ये तनख्वाह देकर हम उनसे काम निकलवाते हैं। तो जब भी हम तनख्वाह दे रहे हैं, तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? काम निकलवाने के लिए। तो वो बेनिफिट
हमें मिलेगा। मेरा बिजनेस का काम निकालेगा नहीं, काम करेगा ही नहीं एम्प्लॉइज को। सो दैट बेनिफिट बिकम्स ड्यू, मिलेगा हमें बिजनेस एंटिटी को जब हम एम्प्लॉइज को तनख्वाह देंगे। आपने बस का भाड़ा क्यों दिया? बस से लेक टाउन से फूलबागान आने की, ठीक है। आप मूवी मूवी जाती है, मूवी जाती है, अच्छा नेटफ्लिक्स में देखती है मूवी, तो उसका सब्सक्रिप्शन पे करती है। क्यों पे करते पापा? तीन चीज के लिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो ये बेनिफिट बिकम्स, यानी जब आप खुद ही सोचो ना, वेरी लॉजिकल, अपने कोई भी चीज का खर्चा कर रहे हैं, यानी रुपये से पेमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ पाने के लिए कुछ मिलेगा ये करके, तो दैट बेनिफिट बिकम्स ड्यू। जब भी कोई खर्चा होता है, एक बेनिफिट मिलेगा। एडवर्टीजमेंट का खर्चा क्यों कर, सेल को बढ़ाने के लिए, दैट बेनिफिट बिकम्स डेबिट, डेबिटा, व्हाट इज ड्यू? सो एक्सपेंसेस इंक्रीज, वी डेबिट, यस। एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, तो डिक्रीज क्रेडिट, ऑपोजिट। तो हमने रूल्स को यूं ही नहीं समझा, हमने पूरा मीनिंग से, डेबिट क्रेडिट का मीनिंग से रूल्स ऐसा क्यों है वो डिस्कस किया, ताकि कहीं बाद में जाकर ये गिला शिकवा ना रह जाए कि सर ने हमें पढ़ाया नहीं कि लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है तो क्रेडिट क्यों करते हैं, डिक्रीज होता है तो डेबिट क्यों करते हैं। करने का पीछे कारण है, वो कारण सर ने बताया कि लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट क्यों करते हैं, डिक्रीज डेबिट क्यों करते हैं। अदरवाइज बाद में जाकर आप ये सोच भी सकते हैं कि लाइबिलिटीज इंक्रीज डेबिट क्यों नहीं हो सकता, डिक्रीज क्रेडिट क्यों नहीं हो सकता। समझ में आया ना? तो समझाने से क्लैरिटी मिला कि लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट ही होगा, बिकॉज मीनिंग से निकला अपने भी। क्रेडिट इज कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडर, क्रेडर लैटिन मींस, क्रेडर लैटिन मींस ट्रस्ट फेथ। तो बैंक ने अगर मेरे को लोन दिया है तो बैंक का हम पर विश्वास है। क्लियर है? तो आपने देखा एक्सपेंसेस का जो रूल है वो इनकम की पूरा ऑपोजिट है। इनकम का रूल इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ एक्सपेंस, वेरी लॉजिकल ऑल्सो। दोनों ऑपोजिट है तो रूल्स भी ऑपोजिट होगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, कि सर एक्सपेंसेस का रूल जब आप समझा रहे थे तो हमें कुछ सिमिलैरिटीज लगी विद द एक्सप्लेनेशन यू हैड गिवन फॉर एसेट्स। एसेट के केस में भी कुछ सिमिलर टाइप का एक्सप्लेनेशन था, एज एन कि एसेट के केस में भी जैसे प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया तो परचेज करने से प्लांट एंड मशीनरी में हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, सो दैट बेनिफिट बिकम्स ड्यू। प्लांट मशीनरी परचेज इंक्रीज डेबिट। एक्सपेंसेस के केस में सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो एम्प्लॉय का सर्विसेज का बेनिफिट बिकम्स ड्यू, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। सो ये बेनिफिट बिकम्स ड्यू वाला जो चीज है ये कॉमन लगा एसेट और एक्सपेंसेस दोनों के केस में, बिल्कुल सही लगा। बट सर एसेट और एक्सपेंस में तो फर्क है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि एसेट के केस में जो बेनिफिट बिकम्स ड्यू है वो लॉन्ग टर्म का है, एंड एक्सपेंसेस के केस में जो बेनिफिट बिकम्स ड्यू है वो शॉर्ट टर्म का है। बिकॉज सैलरी हम हर महीने पेमेंट करना है, तभी आपको एम्प्लॉय का सर्विसेज मिलेगा। बट प्लांट एंड मशीनरी हर महीने नया नहीं परचेज कर, एक बार प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया तो उसको कई साल यूज कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो एसेट और एक्सपेंसेस का रूल सेम है, रूल इज सेम, बट मीनिंग में डिफरेंस है।
ठीक है, क्लियर। सो एसेट और एक्सपेंसेस दोनों केस में बेनिफिट बिकम्स ड्यू, तो इसलिए रूल सेम है, बट एसेट के केस में बेनिफिट इज ड्यू फॉर अ लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए, एंड एक्सपेंसेस के केस में वेरी शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो हम क्या देख पाए, हम ये देख पाए कि एसेट और एक्सपेंसेस का सेम रूल है, और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, ये तीनों का सेम रूल है ना। ठीक है, तो अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, इन 5 अकाउंट्स का 2 ग्रुप्स बना दें, ठीक है, तो ग्रुप 1 में आप कौन से आइटम्स को रखो, 2 ग्रुप बनाना है, तो ग्रुपिंग करके दो, ये 5 क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का ग्रुपिंग करके दो। एक ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप अपने फ्रेंड्स के साथ बनाते हैं जिनके साथ हमारा सोच मैच करता है, कॉमन पर्पस होता है। तो जिन क्लासिफिकेशंस का सेम रूल है, हम उनको एक ग्रुप में डालेंगे। तो इस तरीके से मेरे को 2 ग्रुप्स बना के दो, एक ग्रुप बना एसेट्स और एक्सपेंसेस का, एक ग्रुप बना एसेट्स और एक्सपेंसेस का, और एक ग्रुप बना लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम। तो हमने इस तरीके से 2 ग्रुप बनाया। कैसे बनाया, एसेट और एक्सपेंसेस का सेम रूल है डेबिट क्रेडिट का, तो उसको एक जगह डाला, एक तरफ रखा उसको, एंड दूसरी तरफ लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, ये तीनों का सेम रूल है। यानी जो रूल लाइबिलिटीज के लिए, सेम रूल कैपिटल और इनकम के लिए भी है, तो ये तीनों एक ग्रुप में। और ये दोनों ग्रुप का रूल्स ऑपोजिट है। जैसे एसेट एक्सपेंसेस के लिए रूल क्या है, एसेट और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट्स के लिए रूल है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। एन ऑपोजिट रूल लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम के लिए, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट। ठीक है, अब आज क्लास के स्टार्टिंग में हमने ये चीज समझा, रूल्स को स्टार्ट करने से पहले हमने ये चीज समझा, क्या समझा, कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल 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 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम जब भी कोई अकाउंट डेबिट होगा, उसी टाइम कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होगा विथ सेम अमाउंट। तो अकाउंट्स में हमेशा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, ये अकाउंट्स का मैथ्स है। सो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। So this is the equation which is followed in accounting. This is an equation which is followed in accounting. Debit is, what is the equation? Debit is equal to credit. ठीक है, अब बताओ, इसी बेसिस में इसी बेसिस में अगर मैं इसी बेसिस में अगर मैं इधर स्पेस में एक इक्वल टू पुट कर दूं तो चलेगा, चलेगा, यस, दौड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट, समझ में है ना। बिकॉज एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के रूल्स को अप्लाई करके बुक्स में जो इफेक्ट आएगा, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के रूल्स को अप्लाई करके बुक में जो इफेक्ट आएगा, इक्वल अमाउंट का इफेक्ट शुड कम, विल कम लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम के रूल्स को अप्लाई करके। बिकॉज कॉन्सेप्ट क्या है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। सो दिस इज इक्वेशन इन अकाउंट्स एंड वी कॉल इट एज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है,
क्या बात है। ठीक है, अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ लिखाऊंगा, मैं पूरा लिखाऊंगा, लिखना नहीं है अभी। इस अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ थोड़ा सा गेम खेल रहा है। तो एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम, ये मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये सेट है। अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा गेम खेल रहे हैं, हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। अगर हम एक्सपेंस को आरएचएस में ले गए हैं तो माइनस में लिख सकते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंसेस क्या होता है, कमाई से खर्चे को बाद देकर माइनस करके हमें क्या मिलता है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इनकम में से एक्सपेंसेस खर्चे को माइनस करके हमें प्रॉफिट मिलता है। सो ये मेरा प्रॉफिट है। अच्छा सर, प्रॉफिट तो तभी होगा व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंस। हाँ बिल्कुल सर, एक्सपेंस अगर ज्यादा हुआ तो इनकम से तो लॉस हो गया, यानी इसका इफेक्ट माइनस में आ जाएगा। फिर आई बात समझ में? क्लियर? सो ये मेरा प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट देता है। प्रॉफिट और लॉस बिजनेस एंटिटी किसके लिए कमाता है? बिजनेस एंटिटी प्रॉफिट और लॉस जो कमाता है वो किसको मिलता है, बिजनेस के। और ओनर का हिसाब हम किस कौन से अकाउंट में रख रहे हैं? ओनर का हिसाब बिजनेस एंटिटी अपने बुक्स में कौन से अकाउंट में रख रहे हैं? ओनर का हिसाब बिजनेस एंटिटी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से अकाउंट में रख रहा है? कैपिटल अकाउंट में रख रहा है। ऐसे नहीं करो, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में रख रहा है। सो ये जो भी प्रॉफिट होता है, बोलो ये कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा या लेस होगा? ऐड होगा। लॉस माइनस होगा कैपिटल से। ये फंडा को सेट कर लो दिमाग में। क्लियर? प्रॉफिट और लॉस जो बिजनेस एंटिटी कमाता है वो किसके लिए कमाता है, अपने ओनर के लिए। और ओनर का हिसाब बिजनेस एंटिटी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस नाम से मेंटेन कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस हुआ तो कैपिटल से लेस हो जाएगा। क्लियर? सो ऐड लेस करने के बाद, प्रॉफिट हुआ तो ऐड, लॉस हुआ तो लेस करने के बाद वी गेट द फाइनल अमाउंट ऑफ कैपिटल। फाइनल कैपिटल, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड करेंगे, लॉस हुआ तो कैपिटल से माइनस करके वी गेट द फाइनल अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ओके। सो ये जो ब्रैकेट्स में, बड़े ब्रैकेट्स में मैंने डाला है, ये मेरा टोटल कैपिटल है। सो ये हुआ मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्लियर? अब समझ में आया चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ने का क्या वैल्यू है। ठीक है, सो मॉडर्न रूल्स से हमने निकाला है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसलिए मॉडर्न रूल्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। मॉडर्न रूल्स से हमने निकाला है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसलिए मॉडर्न रूल्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट, ये रूल्स लिखा है आपने, मॉडर्न रूल्स लिख लिया, ये थे हमारे मॉडर्न रूल्स जिनसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को निकाला है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, फ्रॉम द अबव रूल्स वी गेट, from the above discussion and the rules, from the above discussion and the rules, from the above discussion and the rules, we get the accounting equation। accounting equation का A कैपिटल
इक्वेशन का ई कैपिटल. वी गेट द अकाउंटिंग इक्वेशन ए कैपिटल ई कैपिटल एज फॉलोज करके इसको एज इट इज कॉपी कर ले. एज इट इज कॉपी. Okay. Nice. अब हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करते हैं. एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से हमने निकाला है अकाउंटिंग इक्वेशन. तो क्या ये हम कंक्लूड कर सकते हैं, बताना मेरे को. क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन विल जस्टिफाई द अकाउंटिंग इक्वेशन? बिल्कुल. यानी हर एक ट्रांजैक्शन जो बुक्स में रिकॉर्ड होता है उसके पीछे का बैकग्राउंड इज अकाउंटिंग इक्वेशन. यानी हर एक ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा. यानी हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो होगा, सेटिस्फाई होगा. ठीक है, आई बात समझ में. तो एक लास्ट पैराग्राफ हम नोट करेंगे. ठीक है, बोलू मैं. चलो. every business transaction every business transaction that is recorded will satisfy the above accounting equation. ओके, क्लियर. तो ये हमने समझा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विथ अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट. एंड इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस किया था. एंड सबसे पहले हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करने से क्या हुआ कि अकाउंट्स में जो जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उससे हम परिचय हो जाए हमारा, राइट. हम समझ पाए अकाउंट्स में ये सारे वर्ड्स का क्या मीनिंग है. तो इसलिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का एक क्लास हुआ था. इनफैक्ट 3 या 4 क्लास हुआ था उसका, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का. एंड देन इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को समझा और उस पर एक्सरसाइज किया 50 आइटम्स का. एंड देन वी
proceeded with the modern rules of debit and credit, जो आज हमने किया, जिसमें सबसे पहले हमने डेबिट और क्रेडिट का वर्ड मीनिंग को समझा है, एंड उसी मीनिंग से हमने मॉडर्न रूल्स को समझा है। उसी मीनिंग को, डेबिट एंड क्रेडिट के वर्ड मीनिंग को अप्लाई करके हमने मॉडर्न रूल्स को समझा है अकॉर्डिंग टू दी क्लासिफिकेशन। 5 जो क्लासिफिकेशन है उसके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हमने समझा, एंड देन रूल्स को करने के बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को डेराइव किया है। इक्वेशन को डेराइव किया है ना, निकाला इक्वेशन को कि अकाउंट्स में अगर ऐसा होता है तो अकाउंट्स में ये इक्वेशन हर एक ट्रांजैक्शन के लिए सेटिस्फाइड होगा। क्लियर है? ओके, तो समझ में आ रहा है क्या क्या स्टेप्स अपने फॉलो कर रहे हैं अकाउंट्स में, कैसे हमने पढ़ाई स्टार्ट किया अकाउंट्स में, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली अपने करते जा रहे हैं, बिकॉज हर एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए उसका ब्रेड एंड बटर यानी द मेन सब्जेक्ट, द क्रीम सब्जेक्ट इज अकाउंटिंग। ये सब्जेक्ट में उसका बेस स्ट्रांग है तभी वो कॉमर्स के फील्ड में एग्जिस्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये मेन सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, तो इसलिए एकदम इसको एकदम बेस लेवल से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, ताकि फाउंडेशन अगर मजबूत होगा तो उस पर अपने लंबा इमारत खड़ा कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक एक्टिविटी करते हैं बेसिकली। तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी है इसमें 6 ट्रांजैक्शन, 6 ट्रांजैक्शन, सुनना मेरे को, पढ़ो मत। 6 ट्रांजैक्शन है, एक्टिविटी में करना क्या है, सबसे पहले हम हर एक ट्रांजैक्शन के लिए क्या करना है, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए उस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। जैसे हमने डिस्कस किया ना, हर एक ट्रांजैक्शन का 2 पहलू है, यानी हर एक ट्रांजैक्शन कोई 2 अकाउंट को इफेक्ट करे। तो हम हर एक ट्रांजैक्शन कौन से, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उस ट्रांजैक्शन में कौन सा 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, द 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, एंड उस ट्रांजैक्शन में वो अकाउंट, उस ट्रांजैक्शन में उस अकाउंट, वो अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली डेबिट करेंगे उस अकाउंट को या क्रेडिट करेंगे उस अकाउंट को टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो क्या है मेरा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ये है कि हर एक, पहला बात, 6 ट्रांजैक्शन है, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए क्या करना है, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कौन सा 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, इफेक्ट हो रहा है, उन 2 अकाउंट्स का नाम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, उन 2 अकाउंट्स में क्या इफेक्ट है, कैसा इफेक्ट है, कैसा इफेक्ट है, इंक्रीज या डिक्रीज के टर्म्स में हम आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन अकॉर्डिंगली रूल्स को अप्लाई करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम ये वाला अकाउंट को डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए। क्लियर है? रेडी? तो हम कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। कॉलम्स कैसा और ड्रॉ करना है मैं ड्रॉ करके दे रहा हूं, पहले मेरे को पूरा कंप्लीट ड्रॉ करने दो। ट्रांजैक्शन को नोट किया, डेबिट को अपन डिनोट करते हैं डीआर शॉर्ट से,
शॉर्ट में, एंड क्रेडिट को सीआर। चलो ये कॉलम, ये टेबल बनाना, बनाइए। एक्टिविटी 1 लिखो। एक्टिविटी 1, ये 5 कॉलम का टेबल बनाओ। ट्रांजैक्शन, अकाउंट्स इन्वॉल्व, क्लासिफिकेशन, इंक्रीज डिक्रीज, डेबिट क्रेडिट, ये स्टेप्स है। रेडी? कॉलम्स को ऐसे ही मैनेज करना, लेंथ एंड ब्रेथ, ये पांचों कॉलम फिट हो जाए। ठीक है? क्लासिफिकेशन, इंक्रीज डिक्रीज, डेबिट क्रेडिट। रेडी? चलो, अब पहला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। लिखो इसको। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। सो ये ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, बिजनेस स्टार्ट किसने किया? ओनर, प्रोप्राइटर ने। एंड ओनर का हिसाब बिजनेस कौन से अकाउंट में मेंटेन करता है? कैपिटल अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन में एक मेरा कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा, एंड दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश अकाउंट। ठीक है? अब क्लैरिटी मिल रहा है ना? कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। सो ये दो अकाउंट्स इन्वॉल्व इस ट्रांजैक्शन में। अब क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफाई इनटू एनी वन ऑफ द 5 एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। तो कैपिटल क्लासिफिकेशन, कैपिटल ये, एंड कैश का क्लासिफिकेशन, कैश इज एन एसेट। अब बोलो, ये ट्रांजैक्शन में बिजनेस एंटिटी में कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज? बिजनेस एंटिटी में कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। ऐसे इंक्रीज, डिक्रीज ऐसे। बोलो, इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज तो हम क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। देन कैश अकाउंट, एसेट। ये ट्रांजैक्शन में बिजनेस में कैश इंक्रीज या डिक्रीज? प्रोप्राइटर बिजनेस में 50,000 कैश लेकर आता है एज कैपिटल, तो बिजनेस में कैश बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज? कैश बैलेंस जो है मन में वो बोलो। ऐसा नहीं कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, वो नहीं है। कैसे? आप कौन है? हम लोग किसका हिसाब मेंटेन कर रहे हैं? नहीं, हम लोग अकाउंट्स किसका मेंटेन कर रहे हैं? हाँ, तो बिजनेस में कैश इंक्रीज है डिक्रीज? इंक्रीज। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं सोचना है। ओनर बिजनेस में कैश लेकर जब आया तो बिजनेस में कैश भी इंक्रीज हुआ और ओनर का कैपिटल भी इंक्रीज हो गया।
समझ में है ना? ओनर जब बिजनेस में कैश लेकर आया तो बिजनेस में कैश तो इंक्रीज होगा ही, ओनर का कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। कैश एसेट इंक्रीज तो क्या करोगे? डेबिट। तो ये ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट? कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आई बात समझ में? ये स्टेप्स है बिफोर यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम अकाउंटिंग जो है इन सारे स्टेप्स को लिखता नहीं है, माइंड में रन करता है। सो ये मेंटल वर्क है जो अकाउंटेंट करता है बिफोर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश ₹20,000। कॉपी करो ट्रांजैक्शन को। परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम फ्रॉम purchased machinery on credit from Avinash for ₹20,000। क्रेडिट का मतलब अविनाश से उधार में परचेज किया है। अब बताओ, मशीन परचेज किया है अविनाश से उधार में, तो कौन सा अकाउंट्स इफेक्ट होगा? अविनाश अकाउंट इफेक्ट होगा, बिकॉज अविनाश से उधार में परचेज किया तो बिजनेस लाइबल है अविनाश को पे करने के लिए। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? परचेज अकाउंट जो यूज अपने करते हैं दैट इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स। ये ऑलरेडी हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के क्लास में डिटेल में किया है। परचेजेस अकाउंट इज यूज्ड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स। इसका हमने प्रैक्टिकल भी किया था कि फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट हो, बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग अकाउंट इफेक्ट होगा, मशीन परचेज किया तो मशीन अकाउंट इफेक्ट होगा, बट गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट एक्सक्लूसिवली गुड्स के लिए यूज होता है, जो गुड्स जिस गुड्स में बिजनेस डील करता है, बाय एंड सेल करता है। ठीक है, तो कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? एक है अविनाश अकाउंट जैसा आपने कहा, एंड दूसरा है मेरा मशीन अकाउंट। अब बेसिक्स को मत भूलो, बेसिक्स को जब इतना टाइम देकर हम समझ चुके हैं तो अब दोबारा उससे रिलेटेड मिस्टेक करना मतलब एक पॉइंट में हम आगे बढ़ रहे हैं तो वही सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, सांप काटा और हम पीछे रहो। तो हमेशा प्रोग्रेस करते रहना है। ठीक है, एंड प्रोग्रेस का मंत्र क्या है? रिवीजन। तो अविनाश का क्लासिफिकेशन बताओ, अविनाश कौन है? जिनसे हमने उधार में मशीन परचेज किया है ऑन क्रेडिट। तो बिजनेस जो है अविनाश को 20,000 देने के लिए लाइबल है। तो अविनाश अकाउंट इज व्हाट फॉर अ बिजनेस? एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम एक्सपेंस क्या है? लाइबिलिटी है। अब देखो क्लासिफिकेशन पर एक लंबा चौड़ा 2 क्लास का एक्सरसाइज हमने किया है, तो इसमें भी गड़बड़ अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मशीन अकाउंट इज अ एसेट, प्लीज। हाँ, मशीन अकाउंट इज एसेट। ओके, अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शन है इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस का लायबिलिटी अविनाश के लिए बढ़ता है या घटता है? बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। एंड मशीन परचेज करने से मशीन इंक्रीज या डिक्रीज? मशीन परचेज करने से मशीन इंक्रीज या डिक्रीज?
इंक्रीज। बोलो। लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्या करोगे? एसेट इंक्रीज तो क्या करोगे? डेबिट। तो देखो, यह ट्रांजैक्शन में मशीन अकाउंट डेबिट होगा, अविनाश अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है? ओके, इतना सरल है तो। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स। अब देखो, गुड्स आ गया, परचेज किए, तो इन दिस केस कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? परचेजेस अकाउंट। नोट करो ट्रांजैक्शन को, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ऑन कैश 5,000 का। परचेज गुड्स ₹5,000 फ्रॉम राहुल फॉर कैश। तो बताओ कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? परचेज्ड गुड्स, गुड्स परचेज किया तो परचेजेस अकाउंट। ओके, और कौन सा अकाउंट? दो ऑप्शन है मेरे पास, एक है राहुल अकाउंट, एक है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों, राहुल अकाउंट क्यों नहीं? बिकॉज राहुल का तो हिसाब क्लियर है ना। राहुल को तो हमने कैश में पेमेंट कर चुका है, तो राहुल का तो हिसाब क्लियर है। हिसाब बाकी थोड़ी ना रखा राहुल का, कैसे? पेमेंट करके। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? कैश अकाउंट। अब क्लासिफिकेशन करके दो। परचेज गुड्स का खरीदारी, मेरा खरीदारी इज एक्सपेंस, कैश इज एसेट। परचेज करने से एक्सपेंस मेरा बढ़ा या घटा? परचेज करने से एक्सपेंस इंक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज तो क्या करते हैं अपने? डेबिट। परचेज करके हमने राहुल को कैश में पेमेंट किया है, तो इस ट्रांजैक्शन में मेरा कैश बैलेंस कम हुआ या बढ़ गया? कम हो गया, तो डिक्रीज। ऐसे डिक्रीज तो क्या करते हैं? क्रेडिट। सो ये ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट? परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, बिल्कुल बहुत जन समझने के लिए ये अप्लाई कर सक किए होंगे अभी क्लास में कि एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, किए हैं। ठीक है, ये बदमाशी और कुछ नहीं। फोर्थ नंबर में आ जाओ। सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6,000 on credit. Sold goods to Aniket 6,000. Sold goods to Aniket ₹6,000 on credit. Sold goods, गुड्स को सेल किया है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? सेल्स अकाउंट। अब कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है, वेरी नाइस। सेल्स अकाउंट। अनिकेत को सेल किया ऑन क्रेडिट, यानी अनिकेत से हिसाब मिलना, रुपया मिलना बाकी है, तो उसका हिसाब को हम रखेंगे। तो इधर में कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? अनिकेत अकाउंट। सेल्स इज व्हाट? क्लासिफिकेशन, पर ऑलरेडी हम 2 लेक्चर का क्लास कर चुके हैं। 50 आइटम्स का क्लासिफिकेशन हमने एक्सरसाइज में किया है। सेल्स मेरा क्या है? बिजनेस का इनकम। इनकम सेल करने, सेल क्या इनकम है? अब मिस्टेक क्यों हो रहा है, वो भी बेसिक्स में है ना। सेल्स इनकम है। अनिकेत कस्टमर, उधार में सेल किया, तो अनिकेत मेरा कौन है? डेटर।
डेटर बिजनेस एंटिटी के लिए क्या होता है? उधार में सेल किया है। सोल्ड गुड्स टू अनिकेत, कस्टमर जिनको हम उधार में सेल करते हैं उन्हें हम डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स बिजनेस एंटिटी के लिए क्या होता है? डेटर से बिजनेस को रुपया मिलेगा बाद में, तो डेटर्स बिजनेस एंटिटी के लिए क्या है? इट इज क्लासिफाइड एज एन एसेट। अब ये ट्रांजैक्शन में बिजनेस एंटिटी ने अनिकेत को सेल किया है, तो सेल करने से इनकम इंक्रीज है डिक्रीज? सेल करने से इनकम इंक्रीज हुआ, ठीक है। इनकम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो सेल्स का क्लासिफिकेशन इनकम है, सेल करने से इनकम इंक्रीज हुआ, ठीक है। इनकम इंक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट, ठीक है। अनिकेत डेटर एसेट है। अब ये ट्रांजैक्शन में हमने अनिकेत को सेल किया है ऑन क्रेडिट, यानी अनिकेत से रुपया मिलेगा, तो अनिकेत से रुपया पाना बाकी है, तो अनिकेत का बैलेंस बुक्स में क्या हो गया? इंक्रीज या डिक्रीज? समझ पा रहा? बिजनेस एंटिटी ने अनिकेत को उधार में सेल किया है, तो बिजनेस एंटिटी को अनिकेत से 6,000 रुपया पाना बाकी है, तो अनिकेत का उधार का बैलेंस बिजनेस एंटिटी में, अनिकेत को जो उधार में सेल किया अनिकेत का बैलेंस बिजनेस के बुक्स में इंक्रीज हो गया, तो एसेट इंक्रीज डेबिट। एसेट इंक्रीज डेबिट, ओके। तो ये ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? अनिकेत अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट 5 में आ जाओ। पेड सैलरी ₹1,000। सैलरी कैसे पेमेंट करते हैं? कैश में पेमेंट करते हैं। तो सैलरी पेमेंट करने के कारण कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हुआ? एक है मेरा सैलरी अकाउंट एंड दूसरा है मेरा कैश अकाउंट। एक है मेरा सैलरी अकाउंट एंड दूसरा है कैश अकाउंट। सैलरी क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। सैलरी खर्चा है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। सैलरी का पेमेंट हो रहा है यानी खर्चा मेरा बढ़ा, सैलरी का खर्चा लग गया, सैलरी का खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस इंक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज तो क्या करते हैं? डेबिट। कैश, कैश का क्लासिफिकेशन एसेट, सैलरी का पेमेंट करने से कैश का बैलेंस डिक्रीज, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन में सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, क्लियर है? सोल्ड ओल्ड टेबल्स फॉर ₹3,000, लिखते हैं, नोट करते हैं। डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल अमाउंट से होगा बेटा, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल अमाउंट से होगा। टेबल क्या है बिजनेस के लिए? इट्स अ फर्नीचर, फर्नीचर। सो अपने टेबल्स अकाउंट मेंटेन नहीं करते, फर्नीचर अकाउंट में डाल देते हैं इसको। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें एक मेरा फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट हुआ बिकॉज टेबल को बेच रहे हैं। क्या सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा? नहीं, बिकॉज सेल्स और परचेजेस ये दोनों अकाउंट केवल गुड्स के लिए यूज किया जाता है। फर्नीचर को बेचा कितना में? 3,000 में। ये 3,000 क्या है? कैश है।
तो दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों बिजनेस के लिए एसेट है, बट जब बिजनेस टेबल को बेच रहा है, यानी फर्नीचर को बेच रहा है, बेचने से वो फर्नीचर बिजनेस में कम हो गया, टेबल कम हो गया, डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। फर्नीचर को बेचा, टेबल को बेचा, वो टेबल बिजनेस में कम हो गया, एसेट डिक्रीज, क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। कैश बेच कर 3,000 रुपया आया, कैश बैलेंस बढ़ा, कैश एसेट इंक्रीज, डेबिट। समझ में आया? बेच कर रुपया आया ना? क्लियर है? तो ये हुआ एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये अभी तक जितना भी हमने सीखा, इसका एक साथ एप्लीकेशन की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम ये सारे अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं उसको कैसे समझना है, ये समझ में आया इस एक्टिविटी से कि अगर एक ट्रांजैक्शन है तो उसमें कौन सा दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, वो अकाउंट को पहचानना। यस, ये एक्टिविटी करके समझ में आया। देन नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन, बिकॉज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से पहले आता है क्लासिफिकेशन, बिकॉज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए रूल से पहले मैंने क्लासिफिकेशन का एक्सरसाइज करवाया था। तो रूल्स से पहले आता है कि हम क्लासिफिकेशन करें, बिकॉज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन किया, इंक्रीज डिक्रीज देखकर डेबिट एंड क्रेडिट बताया। तो इससे ये समझ में आया कि ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। डेबिट क्रेडिट जो होगा वो इक्वल अमाउंट से होगा, बिकॉज फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ठीक है? क्लियर? राइट। तो आप अपने अकाउंट्स के मेन कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। अकाउंट्स का मेन कोर्स शुरू हो चुका है। ठीक है? इससे पहले थोड़े बहुत स्टार्टर्स थे, अब अकाउंट्स का मेन कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास आने से पहले ये बहुत ही जरूरी है कि हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सारे नोट्स को, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के नोट्स को, जितने भी टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किया सबका मीनिंग को पढ़कर रिवाइज करके, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का एक्सरसाइज को खुद से एक बार प्रैक्टिस करके, जिनमें 50 आइटम्स मैंने किया। एंड थर्ड इज आज की क्लास में जो भी लिखवा है डिस्कस किया उस सबको नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे रिवाइज करके आना है। ठीक है? ये बाय डिफॉल्ट करना, थोड़ा मेहनत लगेगा, ठीक है, बट करके आने ताकि हम नेक्स्ट क्लास को बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाए। मेरे से पहले आप आंसर करो। ठीक है? चलो देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।